नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री की कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस को लेकर शुरू हुई बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। दरअसल राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने भूपेश सरकार पर आरोप लगाने के लिए कलेक्टरों को कलेक्टिंग एजेंट बता दिया था। रमन सिंह के बयान पर पलटवार करते हुए भूपेश बघेल ने कहा कि अपने 15 साल के कार्यकाल में रमन सिंह कलेक्टरों से कैसे कलेक्ट कराते थे, अगर भूल गए हों तो अपने घरवालों से पूछ लें। भूपेश बघेल ने आगे कहा कि किसी कलेक्टर एसपी की नियुक्ति उस प्रकार नहीं होती जैसे रमन सिंह के कार्यकाल में होती थी। रमन सिंह ने अपने 15 साल के कार्यकाल को स्वर्णिम युग बताया तो भूपेश बघेल ने कहा कि 15 साल की समीक्षा कर लें, रमन सिंह आंखें खुल जाएंगी। खैर, राजनीति में तो बयानबाजी चलती रहती है, लेकिन बीजेपी कांग्रेस की इस राजनीति में ब्यूरोक्रेसी फंस चुकी है। आज हम राज्य में ब्यूरोक्रेसी और अपने अपने शासन के गुणगान को लेकर के चर्चा करेंगे, जिसमें हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले आपको भूपेश बघेल के कलेक्टर कॉन्फ्रेंस पर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह आखिर क्या कह रहे हैं वो भी आपको सुनवाएंगे। लेकिन लगातार इसको लेकर के राजनीति हो रही है। दरअसल रमन सिंह के बयान पर तमाम तरीके के जो बयान हैं वो सामने आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने क्या कहा है, हम आपको वो भी सुनवाएंगे। लेकिन लगातार, क्योंकि सिलसिलेवार तरीके से इसमें कई चीजें सामने आई हैं। दरअसल ब्यूरोक्रेसी को लेकर के जब सवाल उठाया गया, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने मौजूदा वक्त की सरकार के ऊपर आरोप लगाए, ये कहते हुए आरोप लगाए कि ब्यूरोक्रेसी का आप इस्तेमाल करते हैं। तो मौजूदा वक्त के मुख्यमंत्री ने आरोप कई लगाए हैं। लेकिन जरा सबसे पहले आपको बयानों के सिलसिले में रमन सिंह के द्वारा क्या कहा गया था, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने क्या कहा, जरा आपको वो सुनाते हैं। कर ले तो आंख खुल जाएगा। सब चीज की समीक्षा कर लें, 15 साल कर ही रहे हैं और बारीकी से कर लें। वो स्वर्णिम युग था छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने क्या कहा है, जरा वो भी आपको सुनाते हैं। साल में कलेक्टरों से कैसे कलेक्ट कराते थे, एसपी से कैसे कलेक्ट कराते थे, रमन सिंह जी को नहीं पता तो घर वालों से पूछ ले, बताने की जरूरत नहीं है। आज किसी कलेक्टर एसपी की पोस्टिंग उस प्रकार से नहीं होती है जिस प्रकार से रमन सिंह के कार्यकाल में होते थे। ये बताने की कोशिश न करें। यदि उंगली दिखाते हैं तो 3 उंगली उनकी तरफ उठती है। तो यहां पर आपने सुना पूर्व मुख्यमंत्री की तरफ से क्या कहा गया, क्या आरोप लगाया गया। लेकिन मौजूदा वक्त में जो मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ में, जिस तरीके से शासन चल रहा है, इसको लेकर के रमन सिंह ने, पूर्व मुख्यमंत्री ने कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कलेक्टर से कलेक्ट कराते हैं और इन्हीं सभी आरोपों को लेकर के पलटवार किया गया मुख्यमंत्री की तरफ से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये कहा कि आपके समय में क्या होता था ये आप आज ना बताएं, क्योंकि आपके समय में ये सब कुछ होता था, आपको ये मालूम होगा, लेकिन अब सिस्टम बदल चुका है, ये आपके कार्यकाल की बात होगी। और लेकिन अब जरा ये भी समझिए कि 2 राजनीतिक दल और एक मौजूदा वक्त में मुख्यमंत्री, एक पूर्व मुख्यमंत्री, ये दोनों की आपसी लड़ाई, इसमें बीच में ब्यूरोक्रेसी को आखिर क्यों लाया गया। ब्यूरोक्रेसी पर सियासत हो रही है और अब कैसे जनता का जो काम है वो कैसे हो पाएगा। 15 साल के कार्यकाल का कैसे कामकाज था और आज के समय में कैसे कामकाज है, इन सभी चीजों को लेकर के सवाल उठ रहे हैं। लेकिन सीएम का कलेक्टर कॉन्फ्रेंस पर बवाल आखिर क्यों हो रहा है, रमन सिंह ने कलेक्टरों को क्यों आखिर कलेक्ट कराते हैं उनसे, ये क्यों कहा है, इन सब के क्या मायने हैं, आज की सरकार के ऊपर पिछली सरकार के मुखिया ने आखिर क्यों आरोप लगाए हैं, आखिर इस सब के खेल में ब्यूरोक्रेसी आखिर क्यों फंस गई है, क्यों आखिर उनके ऊपर हर तरफ से तीर चलाए जा रहे हैं, कंधा ब्यूरोक्रेसी का लेकिन निशाना दूसरे के ऊपर, आखिर इसका संकेत क्या है, कैसे होगी जनता की भलाई, जरा ये समझने की बात भी है। क्योंकि 15 साल का कार्यकाल और कैसा था राज्य का हाल उस वक्त, जरा ये भी बात समझने की है। 2 पार्टियों की राजनीति में आखिर क्या ब्यूरोक्रेसी आकर के फंस गई है, ये अपने आप में बड़ा सवाल बना हुआ है। क्योंकि राजनीतिक भूचाल आ चुका है, राजनीति में ब्यूरोक्रेसी आकर के फंस चुकी है। जिसको काम करना है जनता से मिल करके, जनता से जुड़ करके काम करना है, जनता के लिए काम करना है, अब वही ब्यूरोक्रेसी के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। राजनीतिक तौर पर अलग अलग राजनीतिक दल उनको लेकर के निशाना साध रहे हैं, कंधे का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन निशाना दूसरे राजनीतिक दल के ऊपर साधा जा रहा है। ये कहा जाता है कि कलेक्टर अधिकारियों के माध्यम से कलेक्ट किया करते थे और इन सभी चीजों को लेकर के रमन सिंह ने कलेक्शन के लिए कॉन्फ्रेंस करने का आरोप भी लगाया। तस्करी और कानून व्यवस्था को लेकर के सीएम की कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन आरोप कई लगे। भूपेश बघेल ने रमन सिंह पर पलटवार भी किया
मौजूदा वक्त के मुख्यमंत्री ने पिछले मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 15 साल कलेक्टरों से कलेक्शन कराती रही है पिछली सरकार। तो ये उन्होंने आरोप लगाया। भूपेश बघेल की कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस पर रमन सिंह की तरफ से ये पलटवार किया गया। और क्या इसमें चीजें देखने को मिल रही हैं, जरा समझ लेते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। जरा सबसे पहले आपको मिलवा देते हैं, हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता अमित श्रीवास्तव कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सरकार का पक्ष रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी से नेता अनुराग अग्रवाल हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। के शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। लेकिन शुरुआत में अनुराग अग्रवाल जी आपसे करना चाह रहा हूं, सवाल कई हैं, आरोप कई लगाए जा रहे हैं सरकार के ऊपर। पिछली सरकार के मुखिया पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कई आरोप लगाए हैं। भ्रष्टाचार को लेकर के आरोप लगाए, नौकरियों को लेकर के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कामकाज को लेकर तक सवाल उठा दिए हैं। कलेक्टर्स को लेकर के उन्होंने कई तरीके के बयान दिए। कलेक्ट करते थे वो काम। ये आखिर किस तरीके के संकेत हैं? इन आरोपों से क्या साबित करना चाहते हैं? देखिए भूपेश जी, मतलब पूरे छत्तीसगढ़ में आज एक बड़े भ्रम की स्थिति है। जो 3 महीने 4 महीने से छत्तीसगढ़ में स्थिति चल रही है कि छत्तीसगढ़ का मुखिया कौन है, छत्तीसगढ़ का संचालन कौन कर रहा है, इस बात को लेकर बहुत भ्रम की स्थिति है। और लगातार जो ट्रांसफर उद्योग इस प्रदेश में चल रहे हैं, चाहे वो IAS के हो चाहे IPS के हो, उसको लेकर एक बड़ा प्रश्न उठना लाजमी है। और बड़ा आश्चर्य की बात है कि इस प्रदेश के विधायक अपने मंत्री के ऊपर हत्या करवा देने का आरोप लगाते हैं। इनके एक विधायक पुलिस को रेड लिस्ट टांगने की सलाह देते हैं। जब ये सारी चीजें लगातार सामने आती है तो कहीं ना कहीं जनता के मन में प्रश्न उठता है कि चल क्या रहा है, अभी काम क्या हो रहे हैं। जो अधिकारी है, जो शासन है, वो अपने SP की बात को गंभीरता से नहीं लेता। आज सुकमा के SP ने पत्र लिखा कि छत्तीसगढ़ में धर्म परिवर्तन बड़े जोरों से चल रहा है और परिवर्तित आदिवासी और आदिवासियों के बीच वर्ग संघर्ष की स्थिति हो रही है। इस बात को सरकार ध्यान में नहीं देती है। फिलहाल कवर्धा में जब घटनाएं होती हैं तो IG घटना के दूसरे दिन भाजपा के नेताओं पे आरोप लगा देते कि भाजपा और संघ के लोगों ने मिलकर स्थितियां बिगाड़ी। जबकि सिलगेर, आज इतने दिन की घटना हो गई, सिलगेर पे आज तक कोई रिपोर्ट नहीं आया। जब ये सरकार बनी थी, उसकी शुरू के कुछ महीने में सरकार को SIT की सरकार कही जाती थी। विभिन्न मामलों में इन्होंने SIT गठित करके रख दी, लेकिन आज तक किसी SIT का कोई परिणाम तक नहीं आया। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जिन दागी मंत्रियों को भाजपा के लोगों ने हटाया और जिनके ऊपर कार्रवाई करने को लेकर उठा रहे हैं ना, आपकी पार्टी के नेता जिन अधिकारियों को लेकर के सवाल उठा रहे हैं, आपकी सरकार में वही अधिकारी थे, अधिकारी वही हैं। 1 मिनट का समय तो दीजिएगा। क्यों आखिर आप सवाल उठा रहे हैं? 1 मिनट का समय दीजिए। हाँ, आखिरी 1 मिनट का समय दीजिएगा कि जिन अधिकारियों को लेकर माननीय भूपेश बघेल जी और माननीय TS सिंहदेव जी ने केंद्रीय नेताओं तक को पत्र लिखा और प्रधानमंत्री तक को पत्र लिखा कि नेताओं के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, आज उन लोगों को अहम पदों में बैठा के रखें। जब इतनी सारी बातें एक साथ होती हैं तो कहीं ना कहीं सवाल उठना लाजमी है। और एक बात आप समझिएगा, घुड़सवार, घोड़ा तो वही होता है, घुड़सवार जैसा रहता है, घोड़ा वैसा ही चलता है। इसलिए ये सारे आरोप लग रहे हैं और इनका जवाब भूपेश बघेल जी को देना चाहिए। भूपेश बघेल जी हमारे समय के मुख्यमंत्री पे आरोप लगाते हैं कि उस समय भ्रष्टाचार की बहुत बड़ी घटना हो रही थी। तो आपका शासन है, 2 साल से यहाँ बैठे करके रहे, कार्रवाई कीजिए ना। भारतीय जनता पार्टी इंतजार कर रही है। आरोप लगाना अलग बात होती है, उसको सिद्ध करना अलग बात होती है। मुझे लगता है यही तो कहा जा रहा है कि आरोप लगाना अलग बात है, साबित कीजिए ना। अगर आप आज की सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं तो साबित कीजिए ना, यही तो कहा जा रहा है। ठीक है, मैं वापस समय दूंगा। अनुराग अग्रवाल जी, मैं आपको वापस समय दूंगा, लेकिन अमित श्रीवास्तव जी जरा काउंटर कीजिए। आरोप लगा रहे हैं, लेकिन ठीक है, जब आपके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि पिछली सरकार ने ऐसा किया, तो जरा साबित कीजिए ना, बताइए तो सही कि पिछली सरकार में क्या था। हेलो अमित श्रीवास्तव जी। जी देखिए, अनुराग जी की पूरी बात मैं बड़ी शिद्दत से सुन रहा था, लेकिन जिस प्रकार से लगातार आप देखेंगे 15 साल जो पूर्ववर्ती सरकार थी, वो जो पूर्व मुख्यमंत्री हमारे थे और उनकी सरकार जो थी, लगातार 15 साल अगर आप देखेंगे तो सिर्फ कोरी लफासियों में ही उन्होंने समय बिताया। और जिस प्रकार से मैंने कहा ना कि कोरी सियासी लफासियों में ही 15 साल बिताए और हमेशा उस पर मजबूर रहा करते थे, मस्त रहते थे छत्तीसगढ़ की जनता से, उनकी मूलभूत सुविधाएं से लेके, और कोई भी जो एक प्रशासनिक कसावट होती है उस पे उनको कोई लेना देना नहीं था। हमेशा उन चीजों को उन्होंने अनदेखी किया। और अब तक की छत्तीसगढ़ में सबसे संवेदनहीन सरकार अगर कोई थी वो पूर्ववर्ती सरकार थी। अब देखिए, अनुराग जी कह रहे थे घुड़सवार अच्छा होना चाहिए। साहब, घुड़सवार अच्छा है तब तो देश का सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री चुना गया। अगर घुड़सवार अच्छा है अनुराग जी, तो आपकी ही केंद्र में बैठी हुई सरकार लगातार अवार्ड दे रही है,
तो क्या आप ये प्रश्न उठाते हैं? अगर आप इस टाइप का प्रश्न उठाते हैं तो क्या आपको मोदी जी और उनके ज्यूरी पे भरोसा नहीं है? एक पहला प्रश्न मेरा ये है। और दूसरा, देखिए, ये एक जिस प्रकार से प्रशासन चलाना हमारे छत्तीसगढ़ की जनता ने जिस प्रकार से हमें प्यार और आशीर्वाद देके, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं कहता हूँ जिम्मेदारी और जवाबदारी बढ़ जाती है। अब कानून व्यवस्था प्रदेश में शांति कायम करना हमारा काम है, और अगर हम उसको लेके एसपी और आईजी की बैठक लेते हैं और उसमें कुछ दिशा निर्देश दिए जाते हैं, जैसे हुक्काबाज बंद होना चाहिए, पूरी तरीके से प्रतिबंधित हो जाना चाहिए, उसके कड़े निर्देश दे दिए गए हैं। कानून व्यवस्था सख्त हो, लगातार वो भी कहा दिया गया। और सीधा आरोप बड़ा लगाया गया। एक बात कही, पूर्व मुख्यमंत्री ने बड़ा आरोप लगाया, करना चाहता हूँ कि अन्य कलेक्शन कराते हैं, जो कलेक्शन कराते हैं, और एक बातों का जब जिक्र किया जाता है तो इसका क्या मतलब है? ये कहा जाता है कि इसीलिए मीटिंग की जाती है, इसी के लिए मीटिंग की जाती है। आप एक ऐसे अमित श्रीवास्तव करिए कि आपका जो तंत्र है, सूचना तंत्र है, वो पड़ोसी राज्यों के साथ भी मजबूत रहे, ताकि अगर कोई घटना घटित होती है या कुछ जो आपकी पड़ोसी राज्यों की पुलिस के साथ मुख्यमंत्री जी ने उनको संपर्क बढ़ाने के लिए कहा है, ताकि सूचना तंत्र मजबूत हो और विकसित करा जाए। और एक अहम बात मैं आपको बता दूं, अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ अंतिम व्यक्ति तक को न्याय मिले, सुगम न्याय मिले, इसलिए सप्ताह में कम से कम एक दिन हर एसपी और आईजी को दरबार लगाने के लिए कहा गया है, ताकि लोगों की समस्या का निराकरण मौके पर है। ठीक है। और कानून व्यवस्था में लगातार कसावट लाने के लिए, चलिए, आप कह रहे हैं कि अंतिम छोर पर बैठे हर एक व्यक्ति तक न्याय पहुंचना चाहिए, लेकिन आदिवासियों को लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी के नेता सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि धर्मांतरण हो रहा है, उनके साथ मारपीट होती है, पुलिस का एक दबाव उनके ऊपर बना हुआ है। खैर, मैं इस सब चीजों को लेकर के मैं जवाब लूंगा, लेकिन के शर्मा जी हमारे साथ लगातार कार्यक्रम में बने हुए हैं। के शर्मा जी, ये राजनीति को लेकर के आरोप एक दूसरे के ऊपर लगाए जा रहे हैं, लेकिन कंधा इसमें ब्यूरोक्रेसी का इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है। ब्यूरोक्रेसी को आखिर निशाने पर क्यों लिया जा रहा है? सीधे सीधे टारगेट पर ब्यूरोक्रेसी क्यों है? देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह 15 साल तक रहे हैं और लगभग 2.25 साल इनको भूपेश बघेल जी को हो गया है। दोनों ही प्रशासन को अच्छी तरह से समझ रहे हैं। और अनुराग भाई ने जैसे कहा कि लोक प्रशासन का पहले ही नियम है कि घुड़सवार के ऊपर जो घुड़सवारी करना जिसको आता है वही सही प्रशासन चला सकता है, वही सही नेतृत्व शासन चला सकता है। अब देखना यह है कि इसको लेकर के जो कलेक्शन की बात कर रहे हैं, तो रमन सिंह जी का ये कहना है कि अंग्रेजों के समय इस शब्द का शुरुआत जो हुई, कलेक्टर का उपयोग राजस्व वसूली के रूप में किया जाता था और कलेक्टिंग एजेंट के रूप में उनका उपयोग होता था, ये उनका कहना है। और अभी के संदर्भ में उनको जोड़ने की बात आई। दूसरी चीज, भूपेश बघेल जी जो कह रहे हैं वो परिवार अपना खुद नहीं जानते, तो अधिकारियों अपने परिवार से पूछ लें, तो वो कहीं ना कहीं फिर वही 36,000 करोड़ के नान घोटाले को लेकर के बात कहीं ले जाना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर के जो 15 साल का जो कार्यकाल है वो रमन सिंह को टारगेट लेके कांग्रेस चलती है। और वर्तमान में जो क्रियाकलाप जैसे हो रहे हैं धर्मांतरण सांप्रदायिकता को लेकर, जो पूरी बैठक आप देखेंगे कि एसपी की आईजी की बैठक हो या कल कलेक्टर की बैठक हो, तो दोनों ही जगह पे ये बात आती है कि सोशल मीडिया में जिस तरह से कवर्धा का मामला हो चाहे पत्थल गांव का मामला हो, उसको लेकर के सोशल मीडिया में जिस तरह से एक मौत हुई थी उसको पत्थल गांव में 4 मौत के रूप में शुरुआत में चली, तो इसको कैसे नियंत्रित किया जाए। राजनीतिज्ञों शासन के खिलाफ जो एक दुर्भावना या कोई माहौल जो बनता है लगातार, उसको किस ढंग से रोका जाए, इस पर टारगेट करके एक बात की गई है। दूसरी चीज है प्रशासनिक नियंत्रण के लिए एक उदाहरण देना चाहूंगा कि 4 साल में 2014 से ये विधानसभा के सवाल के जवाब में आया था कि 313 प्रकरण लंबित थे, ईओडब्ल्यू और आर्थिक अपराध शाखा के है और एसीबी के बाद भ्रष्टाचार निवारण के 313 मामले 2018 में थे। और अभी जो है 20 शिकायतें मिली है, जिसमें 6 में जुर्म दर्ज हुआ 4 अधिकारियों के खिलाफ। फिलहाल 334 मामले पेंडिंग है। ये अधिकारियों के भ्रष्टाचार यदि आपको नियंत्रित करना है तो 334 मामलों में कार्रवाई हो, चालान पुटअप हो जाए और दोषी कर्मचारी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो, तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार पर एक रोक लग सकती है। ठीक है। दूसरी चीज है कि कलेक्टरों के जो गांव जाने की बात कर रही है, एसपी कलेक्टर साथ में दौरा करें, ये बात भाजपा के समय भी आई थी। जैसे कांग्रेस अभी मंत्रियों को कांग्रेस कार्यालय में राजीव भवन में नियमित रूप से एक मंत्री को बैठने के लिए निर्देश दिए हैं, उसी तरह की बात जो भाजपा शासन काल में हुआ था, लेकिन ज्यादा दिन तक नहीं चल पाया। भाजपा कार्यालय में मंत्री कुछ साल बैठे, कुछ महीने बैठे, फिर वो बंद हो गया था। कार्यकर्ता कार्यालय की जगह में बंगलों की ओर जाने लग गए थे। दूसरी चीज इसमें यह है कि जो
अधिकारियों के जाने को उस समय भी बात आई थी कि रात बिताएं कम से कम, लेकिन वो भी नहीं चल पाया। तो प्रशासन को किस ढंग से, ठीक है, आप हर किसी राजनीतिक दल का अपना सिस्टम होता है, हर सरकार का अपना एक काम करने की शैली होती है, अपना तरीका होता है। लेकिन इसमें भारतीय जनता पार्टी अगर जिस रास्ते पर चल रही थी, कांग्रेस अगर उससे इतर चलना चाहती है, तो आखिर सवाल क्यों हैं और किन चीजों को लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं? मैं ठीक है, मैं अमित जी आता हूं आपके पास, लेकिन अनुराग अग्रवाल, आप जो आरोप लगा रहे हैं, अगर सरकार सिस्टम को ठीक करने के लिए, वो कह रहे हैं कि हमने पहले जैसा सिस्टम नहीं रहा है, 15 साल में जो हुआ जिसको लेकर के आपसे सवाल किए जाते रहे थे, इसलिए तो सत्ता परिवर्तन भी हुआ, जनता ने इसलिए तो सरकार को बदला है, इसीलिए तो जनता ने कांग्रेस पार्टी को चुना है, क्योंकि वो आपसे खफा थी, आपसे नाराज थी, आपकी नीतियों से आपकी कुछ ना कुछ खामियां तो थी, जिसकी वजह से उन्होंने कांग्रेस पार्टी को सत्ता में काबिज किया। तो उस बात को स्वीकार करना चाहिए। और बड़ा सवाल तो यह है सर, अगर ब्यूरोक्रेसी को लेकर के आप सवाल उठा रहे हैं, तो अधिकारी तो वही हैं, सभी लोग वही हैं, काम भी तो वही कर रहे हैं। 15 साल तो आपने शासन किया, तो अधिकारी तो आपके शासनकाल में भी वही थे ना। देखिए, मैं एक बात कहता हूं जो माननीय के शर्मा जी ने कहा, और जिस बात को विपक्ष ने भी उठाया था, जिस लान घोटाले की बात करते हैं, जिसका पर्दाफाश भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में हुआ था, उसके जो उस समय जो अधिकारी थे जी, उनके खिलाफ भूपेश बघेल जी और टीएस सिंहदेव जी ने प्रधानमंत्री तक तो पत्र लिखा था कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आज जब इनका शासन काल आया, तो उन्हीं दोनों अधिकारियों के ये वरिष्ठ पदों पे बैठा के रखे हैं, रिटायर होने के बाद संविदा नियुक्ति देकर रखे, तब सवाल उठता है। आप देखिए, छत्तीसगढ़ में कभी भी संगठित अपराध नहीं रहा, लेकिन जब से ये सरकार आई है, छत्तीसगढ़ में संगठित अपराध का बड़ा बोलबाला हो गया है। आप पैसे की बातें करते हैं, लैंड, सैंड, लीकर, कोल, और एक तो एक बहुत दुर्भाग्यजनक है कि एक अभी बैगर माफिया छत्तीसगढ़ में बड़ा हावी हो रहा है। बड़ा आश्चर्यजनक, देखेंगे विभिन्न समाचार पत्रों में यह समाचार आ रहा है कि आसपास के क्षेत्रों से गाड़ियों में भर के बच्चों को राजधानी और बड़े नगरों में ले जाया जा रहा है और उनसे भीख मंगवाई जा रही है और उनसे उनका हिस्सा लिया जाता है। सर, बीते 15 सालों में, इससे पहले के शासनकाल में क्या भ्रष्टाचार नहीं था? क्या धर्मांतरण के मामले इससे पहले, जब 15 साल जब आपका शासन था, क्या उस वक्त धर्मांतरण नहीं होता था क्या? अच्छा, एक बात मुझे बताइए, हाँ। 15 साल में एक भी ऐसी घटना बताइए जिसमें धर्म के नाम पे या इस प्रकार घटना में धारा 144 तक लगी हो तो। हाँ। आज छत्तीसगढ़ के एक जिले में कर्फ्यू तक लगा है पिछले 8 दिनों से। ये घटना क्या कहता है? अगर छत्तीसगढ़, चलिए ठीक है, जरा जवाब ले लेते हैं। थाने के सामने, ठीक है, थाने के सामने कोई चैलेंज करे कि मैं धर्मांतरण करूंगा और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो, हाँ। तो कहीं ना कहीं जनता सवाल उठाएगी। हाँ। आप देखिए, तस्करों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि जशपुर में गाड़ी चढ़ा दिया जाता है। रेत माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि एसडीएम और तहसीलदार। अमित जी जरा जवाब दीजिए, अमित श्रीवास्तव जी जरा जवाब दीजिए सर, जवाब दीजिए। अपराध की इतनी सारी चीजों को लेकर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक है अनुराग जी, ठीक है, जरा जवाब लेते हैं। एक प्रश्न उठाया था कि धर्मांतरण कराने वालों पे जब बुलाया जाता है तो उनसे पुलिस मारपीट करती है। देखिए, जब इनके द्वारा ही एक आवेदन दिया गया था पुरानी बस्ती थाने में, और जब सामने वाले को बयान के लिए बुलाया गया तो वहां पर भाजपा के नेताओं द्वारा थाने के अंदर ही उससे मारपीट की गई। देखिए, ये तो मुझे पता है कि भारत के संविधान में आर्टिकल 25 से 28 तक धर्मांतरण को लेकर पूरे सेक्शन दिए गए हैं, लेकिन ये कौन से सेक्शन, अनुराग जी मुझको बताएं, कौन से सेक्शन के तहत, कौन से संविधान में भाजपा नेताओं को इतनी छूट दे दी गई कि वो थाने में घुस के जिसको बुलाया गया बयान लेने के लिए, दीजिएगा, मैं जवाब दूंगा। पहला चीज। दूसरी चीज, अगर देखिए इनके समय में जिस प्रकार से चिटफंड कंपनियों को खुली छूट दी गई थी और भाजपा के नेता जाके फीता काटते थे, मैं आपको बता दूं कि 744 डायरेक्टर्स और उनके कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया और आज ये निर्देशित किया गया है कि उनकी संपत्ति को चिन्हांकित करके कुर्क करने की कार्रवाई किया जाए। देखिए, कानून व्यवस्था बनाए रखना कहीं ना कहीं सरकार की जिम्मेदारी है, और आज सरकार ने ये कहा है, सीएम साहब ने कहा है कि हर स्तर पर प्रशासन की उपस्थिति लोगों को दिखनी चाहिए, क्योंकि हमारी सरकार ने हर क्षेत्र में काम किया है। तो बताइए और आपको बता दूं, इनके समय और हमारे समय में जब तुलनात्मक अध्ययन किया गया, सीएम की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, सुनिए ना अमित श्रीवास्तव जी, अमित श्रीवास्तव जी जरा सुनिए तो सही। ये जो मुख्यमंत्री की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इसको लेकर के इतना सियासी बवाल क्यों हो रहा है? इसको लेकर के ब्यूरोक्रेसी पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री ने आखिर सवाल उठाए, इसका कारण आपको क्या नजर आता है? आखिर क्यों ये सवाल उठाए जा रहे हैं बार बार? कुछ तो नजर आता होगा। देखिए, मैंने जैसा कहा ना कि लगातार 15 साल सिर्फ कोरी सियासी लफाजी इस प्रदेश में चली, और आज अगर इस प्रदेश में एक ऐसी सरकार आती है जो लगातार एक्टिव भी है और कहती है कि हम लोगों के बीच तक, हम ये सरकार आई इसीलिए कि लोगों की इच्छा पूरी करना है, लोगों के अनुरूप
जो लोग चाहते हैं उसकी मांग के अनुरूप हम काम कर रहे हैं और समृद्ध और सशक्त छत्तीसगढ़ बनाने के लिए, सर नवा विपक्ष, छत्तीसगढ़ मैं बनाने बताऊं के लिए सर, सरकार काम कर विपक्ष रही तो है। ये कह रहा है कि कुछ अधिकारियों से आपकी नजदीकी है और मतलब उनको आप विशेष तौर पर लाभ देना चाहते हैं, सीधी सीधी नजदीकियों को लेकर के कहा आरोप जैसा आपने कहा ना, हाँ। मैं आपको साधुवाद देता हूं कि आपने बहुत अच्छी चीज भाजपा के नेताओं का आपने खुद आईना दिखाया। अगर मैं किसी पे आरोप लगाऊंगा तो बर्डन ऑफ प्रूफ मेरे ऊपर रहेगा। तो भाजपा को भी अगर ये आरोप लगा रहे हैं कि ये गलत है और ये हम इसको उपयुक्त करना चाहते हैं, तो अगर उनके पास कोई प्रमाण है तो शो मी द डॉक्यूमेंट्स। लेकिन भाजपा के लोग सिर्फ आरोप लगाते हैं। ठीक है, जवाब बहुत कम समय, मैं उसके बाद के शर्मा जी आपके पास भी आऊंगा। अनुराग जी जरा जल्दी से जवाब। देखिए, बहुत सीधी सी बात है कि छत्तीसगढ़ में अगर नान घोटाले के आरोपी जिनके खिलाफ आपके भूपेश बघेल जी केंद्र प्रधानमंत्री को पत्र लिखे थे, क्या आज आपके सरकार के अंग नहीं है? अमित जी आप बहुत अच्छे से जानते हैं, इस बात का बहुत स्पष्ट उत्तर दीजिएगा। और दूसरी बात, अगर विकास की बात करें तो 15 साल में जब हम इस साल हारे, उसके पहले 3 बार इस जनता ने हमें मौका दिया था और विश्व स्तरीय सारी शैक्षणिक संस्थान यहाँ पे, मेडिकल हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज 2 से 10, सड़कों का लगातार जाल, प्रयास विद्यालय जैसे बड़े बड़े केंद्र। आप मुझे बताइए 2.5 साल में अधोसंरचना मद में आपने खर्च क्या किया है? ठीक है, मैं जरा जल्दी से फाइनल कमेंट ले रहा हूं। मैं इसमें के शर्मा जी को जोड़ रहा हूं। के शर्मा जी, अब ब्यूरोक्रेसी को लेकर के बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मनोबल कम होता है? जनता के हित के लिए काम करना है, जनता से जुड़ करके काम करना है, लेकिन अगर उन्हीं के ऊपर सवाल खड़े कर दिए जाएंगे, उनका मनोबल नहीं टूटेगा क्या? देखिए, शासन प्रशासन का महत्वपूर्ण अंग है। शासन जो भी नीति तैयार करती है उसको क्रियान्वित करने का काम ये प्रशासन का है। प्रशासन को इनको पूरी तरह चुस्त दुरुस्त रखना ये शासन की जिम्मेदारी है। उनको कितना अधिकार देना है, किस ढंग से काम लेना है, ये शासन को तय करना है। और को ग्रामीण विकेंद्रीकरण की जो बात भूपेश बघेल इस शासन काल में कर रहे हैं, जिसके कारण कहा जाता है कि वे नंबर 1 है और यहाँ की योजनाएं देश भर में एक मॉडल के रूप में आ रही है, तो इसके पीछे जो ग्रामीण विकेंद्रीकरण की बात हो रही है, शहरीकरण को रोकने के लिए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की जो बात की जा रही है, इन सब योजनाओं को नरवा घुरवा गरुआ बारी, इन सब योजनाओं को जनता तक किस ढंग से लिया जाए, उनका सफल क्रियान्वयन कैसे हो, ये उद्देश्य दिखता है शासन का, भूपेश बघेल के 2 दिन के कार्यक्रम का। दूसरी चीज ये है कि पत्थल गांव में जिस तरह से जसपुर क्षेत्र में आप देखेंगे उड़ीसा से जो गांजा तस्करी की बात आई, उसको लेकर उन्होंने कहा कि ये पूरी तरह बंद होनी चाहिए, एक पत्ता भी ना आए। और दूसरी चीज, हुक्का बार बंद करने के बाद शहरों में ये देखा जा रहा है कि हुक्का बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कई चीजों पर नजर बनाई गई। सर, समय की थोड़ी सी कमी है, माफी के साथ रुकना चाह रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए इंडिया न्यूज को। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर के कई सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन विपक्ष और सत्ता पक्ष आमने सामने है। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।